दोस्तों आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग फॉरेस्ट रिसोर्स ऑफ इंडिया को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसा दोस्तों अदर जो रिसोर्स हैं जैसे हो गए मिनरल्स रिसोर्स, एनर्जी रिसोर्स, मैरीन रिसोर्स, ये सारे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए। वैसे दोस्तों फॉरेस्ट भी रिसोर्स किसी भी कंट्रीज़ की इकोनॉमी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, पीपल के लिए, तीनों के लिए फॉरेस्ट रिसोर्स बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसीलिए इसको रिसोर्स बोला जाता है। दोस्तों ग्लोबली बात करें और इंडिया की फॉरेस्ट रिसोर्स को कंपेयर करें तो इंडिया में ग्लोबल जो फॉरेस्ट होते हैं उसका 2% इंडिया में फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और इसकी पोजीशन आप देखोगे इंडिया की पोजीशन तो 10वें पोजीशन पे इंडिया आता है। ये फॉरेस्ट रिसोर्स के हिसाब से 10वां पोजीशन है इंडिया का। यहाँ पे रसिया दोस्तों, रसिया का फर्स्ट पोजीशन है। जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स है उसका 20% फॉरेस्ट रसिया में यहाँ पे मिलते हैं, तो रसिया यहाँ पे फर्स्ट है। इंडिया का 10th पोजीशन है और इंडिया में 2% ग्लोबल फॉरेस्ट इंडिया में मिलते हैं, तो इंडिया में आप बोल सकते हो ह्यूज फॉरेस्ट रिसोर्स हैं। दोस्तों फॉरेस्ट रिसोर्स क्यों है? तो दोस्तों फॉरेस्ट का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है। पहला तो इन्वायरमेंट को क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में फॉरेस्ट का बहुत ही ज़्यादा रोल है। देखो क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट का क्या मतलब है यहाँ पे देखो एटमॉस्फेयर में एयर हमारा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो एयर को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो एटमॉस्फेयर को क्लीन करने में भी हेल्प करता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे वाटर की क्वालिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है, वाटर को प्यूरिफाई करने में भी हेल्प करता है फॉरेस्ट। इसके अलावा दोस्तों लैंड को फर्टाइल ह्यूमस प्रोवाइड करने में, उसको इरोजन को रोकने में इसको भी हेल्प करता है फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट यानी कि इन्वायरमेंट को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने में फॉरेस्ट का बहुत ही मेजर रोल है। इसके अलावा दोस्तों फॉरेस्ट क्या करता है, लोकल क्लाइमेट जो होती है जैसे उसके टेम्परेचर, रेनफॉल, इसको कंट्रोल करता है। जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होती है। आप देखोगे अर्बन एरिया और रूरल एरिया में डिस्टेंस में ज़्यादा अंदर नहीं होता है, 100 से 150 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा, लेकिन दोनों के टेम्परेचर में आप 2 से 2.5 डिग्री का डिफरेंस देखने को मिलेगा। अर्बन एरिया में आपको फॉरेस्ट कम होते हैं, रूरल एरिया में फॉरेस्ट जनरली ज़्यादा होते हैं, तो टेम्परेचर रूरल एरिया में कम होते हैं। इसलिए गर्मी के दिनों में रूरल एरिया में यदि मान लो इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी है तब पर भी आदमी रह जाता है, लेकिन अर्बन एरिया में रहना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे फॉरेस्ट की कमी एक मेन रीज़न है। तो वहाँ पे फॉरेस्ट क्या करता है दोस्तों, लोकल जो क्लाइमेट है उसको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, इसलिए हमारे तरह से एक तरह से रिसोर्स है। इसके अलावा दोस्तों सॉइल इरोजन को कंट्रोल करता है और एक तरह से सीनिक ब्यूटी भी प्रोवाइड करता है, इसलिए फॉरेस्ट में टूरिज्म की ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। इसके अलावा दोस्तों सॉइल में ह्यूमस प्रोवाइड करता है और सॉइल को फर्टाइल बनाता है, और वाइल्ड लाइफ का घर है फॉरेस्ट, ठीक है, हैबिटेट प्रोवाइड करता है वाइल्ड लाइफ का। बहुत सारे इंडस्ट्रीज की जो रॉ मटेरियल है हमारे फॉरेस्ट से डिराइव होते हैं। इसके अलावा फॉरेस्ट फ्यूल की तरह भी काम करता है। फॉरेस्ट हमारा विंड्स की स्पीड को कंट्रोल करता है और हमें नुकसान होने से बचाता है, और सॉइल हमारा इरोजन को कंट्रोल करता है, फ्लड को कंट्रोल करता है और हमें सूखे से भी बचाता है, ठीक है। तो बहुत सारे फॉरेस्ट की हमारे इम्पोर्टेंस है, रोल है इकोनॉमी के लिए भी, इन्वायरमेंट के लिए भी और ह्यूमन के लिए भी, इसीलिए फॉरेस्ट को एज ए रिसोर्स ट्रीट किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे इंडिया की फॉरेस्ट कवर की बात करें तो दोस्तों इंडिया में आप देख सकते हो फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। देखो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर अलग देखने को मिलेंगे। देखो 2011 की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है, अभी हम लोग 2019 को अलग से सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे 2019 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, लेकिन यहाँ पे 2011 को भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि कभी कभी यूपीएससी जो पुराना जो रिपोर्ट था उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 2011 की स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर दोनों अलग अलग देखने मिलते हैं। इसमें एक्चुअल जो फॉरेस्ट कवर है जिसमें फॉरेस्ट है वो हमारा 21.05% इंडिया के लैंड में फॉरेस्ट कवर देखने को मिलते हैं, लेकिन यही 2019 में आपको 21.65% फॉरेस्ट कवर देखने को मिलते हैं।
लेकिन यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया हमारा 23.28% है, लेकिन फॉरेस्ट कवर हमारा 21.05% है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। हमारे पास फॉरेस्ट जो लैंड है वो ज़्यादा है, लेकिन फॉरेस्ट कवर हमारा कम है। तो यहाँ पे कहीं कहीं आप देख सकते हो कि फॉरेस्ट लैंड हमारे पास है, फिर भी हम फॉरेस्ट उस पर नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी मैनेजमेंट या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक गड़बड़ी भी आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों को अलग अलग देख लेते हैं कि फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया होती क्या है। तो फॉरेस्ट एरिया दोस्तों एक लैंड है, एक एरिया है जिसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नोटिफाई करता है। वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है, यानी कि स्टेट जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, वो हमें नोटिफाई करता है। मान लो उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो भी फॉरेस्ट एरिया होंगे, उत्तर प्रदेश की जो स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होंगी वो हमें एक मान लो एक्वायर करेगी जो लैंड को, और बोलेगी हमारा फॉरेस्ट है, इसमें हम फॉरेस्टेशन करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। तो हमारा फॉरेस्ट एरिया हो गया। लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी परचेज करके फॉरेस्ट एरिया को ले तो लेती है, लेकिन वहाँ पे एफॉरेस्टेशन नहीं करती है, इसलिए हमारा फॉरेस्ट कवर हमारा कम देखने को मिल रहा है और हमारा फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो फॉरेस्ट एरिया क्या होती है? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा नोटिफाई किया हुआ एरिया को फॉरेस्ट एरिया बोलते हैं। और फॉरेस्ट कवर यहाँ पे देखो, फॉरेस्ट कवर दोस्तों, फॉरेस्ट जहाँ पे यानी कि ऐसा लैंड एरिया जहाँ पे जो ट्रीज़ की जो कैनोपी होती है, मिनिमम 10% ट्रीज़ की कैनोपी होती है, उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट कवर को मेजर किया जाता है एरियल फोटोग्राफ लेके और सैटेलाइट इमेज लेके। तो सैटेलाइट इमेज और एरियल फोटोग्राफ से जहाँ जहाँ पे हमें मिलेंगे 10% कैनोपी वाले जो एरिया मिलेंगे वो हमारा फॉरेस्ट कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉरेस्ट कवर हमारा 20 एज पर आप देखोगे 2011 की रिपोर्ट में 21.05 है, लेकिन 2019 की रिपोर्ट में आप देखोगे 21.65% हमारा फॉरेस्ट कवर है, लेकिन फॉरेस्ट एरिया हमारा ज़्यादा है। तो हमारा दोस्तों हो गया फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट एरिया के बारे में। तो यहाँ पे 2011 की रिपोर्ट की बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर 21.05% है, लेकिन इसमें आप देखोगे तो डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट ये हमारा 12.29% देखने को मिलेगा, और ओपन फॉरेस्ट हमारा 8.75% मिलेगा। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पे फॉरेस्ट रिसोर्सेज की भी वैरायटी आप देख सकते हो कि डेंस और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट हमारा 12.29% है, ओपन फॉरेस्ट हमारा 8.75% है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता होगा, डेंस फॉरेस्ट होते क्या हैं? तो देखो अभी दोस्तों फॉरेस्ट हम की जो डिफिनेशन है कि 10% कैनोपी वाले जो एरिया हैं, ट्री की कैनोपी वाले, वो हमारा फॉरेस्ट कवर में आ जाएंगे। लेकिन डेंस फॉरेस्ट ऐसी एरिया जिसमें 70% से ज़्यादा ट्री की कैनोपी होती है वो हमारा डेंस फॉरेस्ट में आता है। और यहाँ पे मॉडरेट जो डेंस फॉरेस्ट है वो ऐसे एरिया जो 40 से 70% की ट्री जो कैनोपी होती है वो हमारा मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट में आता है। तो यहाँ पे डेंस और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट ऐसा एरिया हो जाएगा जहाँ से 40 से 100% की जो ट्री की कैनोपी होती है उस वाले एरिया को हम डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट बोलेंगे। वो हमारा इंडिया के एरिया 12.29% में हमारा डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट है। इसके लिए दोस्तों ओपन फॉरेस्ट की बात करें तो ओपन फॉरेस्ट ऐसा एरिया जहाँ पे ट्री की कैनोपी 10 से 40% की ट्री की कैनोपी होती है, उस एरिया को बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। यानी कि यहाँ पे लेस डेंस फॉरेस्ट होता है, उसके एरिया आप देखोगे 8.75% है। इस दोनों को आप जोड़ोगे तो हमारा आ जाएगा 21.05% हमारा फॉरेस्ट कवर है पूरे इंडिया का। लेकिन दोस्तों फॉरेस्ट कवर जो है ये भी अदर रिसोर्स के हिसाब से, जैसे मिनरल्स आप देखोगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं, वैसे ही फॉरेस्ट रिसोर्स भी हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, स्पेशियल वेरिएशन देखने को मिलते हैं स्टेट टू स्टेट। देखो अभी फॉरेस्ट एरिया की बात करें, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो नोटिफाइड होती है एरिया जिसमें फॉरेस्ट लगाने होते हैं उसकी बात करें सिर्फ, तो लक्षद्वीप में यहाँ पे 0% फॉरेस्ट एरिया है। यानी वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, लोकल गवर्नमेंट है उसके द्वारा कोई भी नोटिफाई एरिया नहीं किया गया कि वहाँ पे फॉरेस्ट होगी। लेकिन लक्षद्वीप में आपको मेजॉरिटी आपको फॉरेस्ट ही देखने मिलेंगे, फॉरेस्ट कवर यहाँ पे हैं लेकिन फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे 0% है। वैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें तो फॉरेस्ट जो एरिया है 86.93% है। फॉरेस्ट एरिया जो गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे नोटिफाई की गई है
ये फॉरेस्टेशन के लिए। दोस्तों अदर जो फॉरेस्ट एरिया की बात करें तो लेस देन 10% जो फॉरेस्ट एरिया है स्टेट की, वो हमारा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट है उनकी वहाँ पे एरिया आप देखोगे तो लेस देन 10% एरिया को नोटिफाई किए हुए हैं अपना फॉरेस्ट कवर के लिए। जैसे राजस्थान, यहाँ पे 10% से कम फॉरेस्ट एरिया है। गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, इन सारे स्टेट में आप देखोगे जो फॉरेस्ट एरिया है गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाई नहीं की गई है वहाँ पे कि फॉरेस्ट कवर ज़्यादा हो, 10% से कम वहाँ पे एरिया एलोकेट की गई है फॉरेस्ट कवर के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप 10 से 20% जो फॉरेस्ट कवर वाला जो एरिया है, जो यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, वो हमारा 2 स्टेट है, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। यहाँ पे वहाँ स्टेट गवर्नमेंट द्वारा यहाँ पे जो नोटिफाई की गई है फॉरेस्ट एरिया, वो हमारा 10 से 20% की एरिया नोटिफाई की गई है। इसके अलावा दोस्तों तीसरा जो यहाँ पे पैटर्न देखने को मिलते हैं, 20 से 30% वाला फॉरेस्ट जो एरिया है वो हमारा जो सदर्न इंडिया है, तमिलनाडु को छोड़कर वो सारे सदर्न इंडिया की स्टेट हमारा 20 से 30% वाले फॉरेस्ट एरिया में आएंगे। इसके अलावा दोस्तों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, इनमें गवर्नमेंट द्वारा वहाँ पे 20 से 30% के बीच में फॉरेस्ट एरिया को एलोकेट किया गया है। दोस्तों इसके अलावा बात करोगे 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया जो नोटिफाई की गई है वो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देखने को मिलेंगे और अंडमान निकोबार आइलैंड में देखने को मिलेंगे। वहाँ पे 30% से ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया भी हैं और फॉरेस्ट कवर भी हैं, दोनों ही है। तो देखो दोस्तों हमारा स्पेशल जो डिफरेंस है हमारा फॉरेस्ट एरिया के हिसाब से, लेकिन एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की बात करें इसमें भी स्पेशल वेरिएशन देखने को मिलते हैं। हमारा 15 जो स्टेट है वहाँ पे 33% से ज़्यादा फॉरेस्ट कवर हैं, जो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए ज़रूरी है 33% फॉरेस्ट कवर होना। लेकिन अदर जो स्टेट हैं वहाँ पे फिर हमें 33% से कम फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसमें भी दोस्तों 4 कैटेगरी देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट कवर के हिसाब से। पहला जो कैटेगरी है उसमें हाई कॉन्सेंट्रेशन यानी कि 40% से ज़्यादा फॉरेस्ट है उस स्टेट में, जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, अंडमान वाले जो रीजन है वो देखने को मिलेंगे। ये हमारा वहाँ पे जो रीजन वहाँ पे जो फॉरेस्ट कवर है वो हमारा 40% से ज़्यादा है। इसके लिए दोस्तों दूसरा जो कैटेगरी है मीडियम फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें 20 से 40% की फॉरेस्ट कवर है। इसमें आपको जनरली जो पेनिनसुलर जो इंडिया की जो स्टेट हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु को छोड़ के। लो फॉरेस्ट जो कॉन्सेंट्रेशन है 10 से 20%, इसमें हमारा वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर और यहाँ पे तमिलनाडु, ये हमारे तीनों स्टेट लो फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में आते हैं। वेरी लो फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में हमारे दोस्तों नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न जो स्टेट हैं, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, गुजरात, ये सारे यहाँ पे आएंगे वेरी लो फॉरेस्ट कॉन्सेंट्रेशन में। तो 4 कैटेगरी यहाँ पे फॉरेस्ट कवर के हिसाब से आप देख सकते हो। स्पेशल वेरिएशन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलते हैं फॉरेस्ट कवर में भी, फॉरेस्ट एरिया में भी इंडिया का। अब देख लें दोस्तों यहाँ पे टाइप ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स, यहाँ पे कि कितनी टाइप की फॉरेस्ट रिसोर्स इंडिया में मिलते हैं। दोस्तों नेचुरल वेजिटेशन में भी हम लोग इस टॉपिक को डिटेल में स्टडी किए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितने टाइप के फॉरेस्ट रिसोर्स इंडिया में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों 5 टाइप की फॉरेस्ट रिसोर्स इंडिया में देखने को मिलेंगे। पहला जो कैटेगरी है ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्नी श्रब फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये हमारे 5 कैटेगरी हैं फॉरेस्ट रिसोर्सेज की जो इंडिया में मिलते हैं। एक एक करके थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल, एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसकी आप देखोगे तो यहाँ पे हाई टेम्परेचर भी होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल भी हाई होती है, तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है और जनरली पूरे साल भर यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कम जो टाइम होता है उसमें ड्राई होता है, इसीलिए यहाँ पे एवरग्रीन होती है। यहाँ पे जो पेड़ होते हैं वो हमेशा ग्रीन देखने को मिलते हैं और इनकी ग्रीट हाइट भी होती है, 60 मीटर से ज़्यादा इनकी हाइट होती है और लग्जरियस वेजिटेशन मिलते हैं और ऑल टाइप यानी वैरायटी ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको लंबे ट्री भी देखने को मिलेंगे, छोटे ट्री भी श्रब भी देखने को मिलेंगे, यानी ऑल टाइप के यहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलते हैं ट्रॉपिकल, एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन
फॉरेस्ट में। इसके अंदर दोस्तों यहाँ पे जो मेजर हमारा जो ट्रीज हैं, इबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबर, ये हमारे ग्रेट बेनिफिट होते हैं इसके लिए, इकोनॉमिक के लिए, यानी ग्रेट इंपॉर्टेंस है इसकी। दोस्तों इसकी एरिया की बात करें, जो इस टाइप की जो फॉरेस्ट जो रिसोर्स पाए जाते हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो हमारा वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, तमिलनाडु की कोस्ट, अपर पार्ट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड, यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो हमारा फर्स्ट कैटेगरी हो गया फॉरेस्ट रिसोर्स का। दूसरी टाइप की फॉरेस्ट रिसोर्स दोस्तों ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इसको मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और इंडिया में आप देखोगे 50% से ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, दोनों को मिलाकर आप देखोगे तो 50% से ज़्यादा इंडिया की कवर आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये वहाँ पे मिलते हैं जहाँ पे 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। इसमें बहुत सारे जो ट्रीज हैं जैसे टीक हो गया, बम्बूज हो गया, साल हो गया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, खैर हो गया, ये सारे इंडस्ट्रीज के लिए हेल्पफुल होते हैं और हमारे इकोनॉमी के लिए भी ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इसके दोस्तों एरिया आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, फुटहिल ऑफ हिमालय, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये मेजॉरिटी ऑफ जो इंडिया की जो लैंड है उसमें ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब तीसरा जो कैटेगरी है दोस्तों यहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, जहाँ पे 70% से कम रेनफॉल होती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश में कुछ पार्ट है यहाँ पे, पूरा नहीं, राजस्थान के एरिया में, यानी राजस्थान के जो एरिया है उसके सराउंडिंग वाले जो एरिया है वहाँ पे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट मिलते हैं, जिससे बम्बूज, बेर, डेट हो गया, ये इंपॉर्टेंट वहाँ पे ट्रीज है। ये भी हमारा फॉरेस्ट रिसोर्स है। दोस्तों अगला बात करें माउंटेन फॉरेस्ट की, तो माउंटेन फॉरेस्ट को माउंटेनियस फॉरेस्ट बोलते हैं क्योंकि हमारे हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि नेचुरल वेजिटेशन की सक्सेशन भी देखने को मिलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे जैसे हिमालयन में हाइट ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो माउंटेन फॉरेस्ट हमारा हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं और यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की सक्सेशन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे हिमालयन रीजन में हाइट बढ़ेगी नेचुरल वेजिटेशन की टाइप्स यानी कि चेंज होते जाते हैं। जैसे 1000 से 2000 मीटर की यदि हाइट पे आप देखोगे तो वहाँ पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके नीचे हिमालय की फुट हिल पे आपको ट्रॉपिकल वेजिटेशन देखने को मिलते हैं। तो वहाँ नेचुरल सक्सेशन का मतलब है कि ट्रॉपिकल वेजिटेशन से टुंड्रा टाइप के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं जैसे जैसे आप हाइट पे ऊपर जाओगे। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको हिमालयन की फुट हिल में देखने को मिलेंगे। फिर आपको 1000 से 2000 मीटर की हाइट पे आप जाओगे तो वहाँ पे वेट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जो एवरग्रीन होंगे और उसका लीफ होगा ब्रॉड लीफ जैसे ओक ट्रीज। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 1500 से 1750 मीटर ऊपर आप जाओगे तो यहाँ पे पाइन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे देवदार ट्रीज जो एंडेमिक है इंडिया का वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके ऊपर आप जाओगे 2000 से 3000 मीटर में तो टेम्परेट ग्रासलैंड वहाँ पे ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं। और इसके ऊपर आप जाओगे 1 मिनट तो इसके ऊपर जाओगे कि 1500 से 3000 मीटर टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, कॉनीफेरस ट्री देखने को मिलेंगे। 3000 से 4000 मीटर पे यहाँ पे अल्पाइन वेजिटेशन देखने को मिलेंगे। और इसके ऊपर आप जाओगे 4000 मीटर से ऊपर जाओगे तो यहाँ पे बहुत ही छोटे घास यहाँ पे लाइकेन वाला देखने को मिलेंगे जो टुंड्रा वेजिटेशन है। तो यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन की सक्सेशन देखने को मिलते हैं माउंटेन फॉरेस्ट में। अब बात करते हैं दोस्तों अगला जो फॉरेस्ट टाइप है यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट या लिटरल या स्वैम्प फॉरेस्ट बोलते हैं। ऐसे फॉरेस्ट जो स्वैम्पी एरिया में मिलते हैं जहाँ पे सलाइन और यहाँ पे फ्रेश और सलाइन वाटर जहाँ मिक्स होते हैं वहाँ पे मिलते हैं कोस्टल एरिया में। जैसे आपको यहाँ पे सुंदरबन डेल्टा में मिलेंगे और यहाँ पे इसके अलावा आपको गुजरात में मिलेंगे, महाराष्ट्र में मिलेंगे, उड़ीसा में मिलेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट का। सुंदरबन डेल्टा में आपको सुंदरी ट्री एक फेमस ट्री है जो हमारा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। इसकी दोस्तों मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बहुत ज़्यादा कार्बन जो सिंक करने के लिए हेल्प करता है
तो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बहुत ही वाइल्ड लाइफ की वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। और रिसेंटली दोस्तों 2019 की जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो ये हमारा दोस्तों हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो यहाँ पे हम लोग फॉरेस्ट टाइप को यहाँ पे डिस्कस किए, जो हमारे एक रिसोर्स था 4-5 टाइप की फॉरेस्ट की बात की यहाँ पे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप यहाँ पे आपको फॉरेस्ट रिसोर्स के बारे में आपको कुछ यहाँ पे नया सीखने को मिला होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।